गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग आज 19 तारीख का। फर्स्ट न्यूज है सऊदी अरब को लेकर के। सऊदी अरब और पाकिस्तान में समझौता हुआ है। जो क्या समझौता है और कैसे है ये देखते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो जानते ही हैं। समझौता हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, रक्षा समझौता। इसकी एक खास बात क्या है जो हुआ समझौता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी देश ने, ये मान लीजिए कि सऊदी है और ये है पाकिस्तान, ठीक है। एक कोई थर्ड देश है जिसने इस पर हमला कर दिया तो ये हमला माना जाएगा, इस पर भी हुआ है, और फिर ये दोनों देश मिलकर इसको जवाब देंगे। ये सेम प्रिंसिपल है जो कि नाटो जो है वो, उसका भी यही प्रिंसिपल है। नाटो में क्या है? एक देश पर हमला, सब पर हमला। एक देश पर हमला, सब पर हमला माना जाएगा। तो नाटो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये समझौता जो हुआ है वो भारत के संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। कैसे? तो समझौता ये जो हुआ है किस पृष्ठभूमि में हुआ, पहले हम ये देखते हैं। क्यों? कारण क्या है? एक रीजन ये है, अभी इजराइल के द्वारा हमले किया गया। इजराइल द्वारा हमला कहां पर? दो जगहों पर विशेष रूप से यहाँ फोकस करना है। एक तो ईरान पर हमला इसने किया था, और अभी किया है कतर पर, रिसेंट पिछले हफ्ते। ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। कतर, कतर एक अरब देश है जो अरब प्रायद्वीप है वहीं पर स्थित है, और उसी में स्थित है सऊदी अरब। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा का, यूएसए का, यूएसए की सुरक्षा प्राप्त है इनको। सुरक्षा प्राप्त किया, अमेरिका ने कह रखा है हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अब जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो दो, जो सबसे ज्यादा उल्लंघन किया, किस चीज का उल्लंघन हुआ आपको ये समझना होगा। यहाँ पर एक उल्लंघन इन्होंने किया संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का। किसकी? कतर की। क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया हमला करके। दूसरा, यूएन चार्टर का। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, कि कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि आप किसी देश पर हमला करें। तो इन तीन चीजों का उल्लंघन इजराइल ने किया। इसका मतलब ये है हुआ, अगर इजराइल पर हमला हो सकता है मतलब अरब देश सुरक्षित नहीं है। अरब देश सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता सताने लगी। इसी वजह से जैसे ही अटैक हुआ, अटैक के बाद वहां का एक संगठन है अरब लीग प्लस, OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इन दोनों की बैठक बुलाई गई और इसको निंदा की गई, हमले की निंदा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे कि एक देश पर हमला हुआ तो बाकी देश भी चपेट में आ सकते हैं। तो अभी इसका एक एस्पेक्ट आपको याद रखना है
कि इजराइल के द्वारा जो कतर पर हमला किया गया, उसके प्रत्युत्तर में कहीं न कहीं ये समझौता हुआ है। अब इसका परिणाम क्या है? हमें जो पता होना चाहिए समझौते का। 2 चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। एक तो ये पाकिस्तान एक नाभिकीय देश है, न्यूक्लियर पावर कंट्री, नाभिकीय न्यूक्लियर कंट्री है। और नाभिकीय का मतलब इसके पास परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर आर्म्स हैं। तो अब इसका जो नाभिकीय हथियार है, इसके अंतर्गत सऊदी अरब भी शामिल हो गया। सऊदी अरब भी इसके अंतर्गत आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है, मान लीजिए इजराइल करता है, तो पाकिस्तान भी अब अपने नाभिकीय हथियारों का प्रयोग इजराइल के खिलाफ करेगा, तब जबकि वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इसको भी नाभिकीय सुरक्षा प्राप्त हो गई। क्या हो गया? नाभिकीय सुरक्षा प्राप्त हो गई। यहाँ एक बात याद रखनी है, और वेस्ट एशिया मतलब पश्चिम एशिया में नाभिकीय पावर एक ही है, न्यूक्लियर पावर। किसके पास है? इजराइल के पास। तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है। भारत के लिए लेकिन चिंता का विषय है। और भारत सरकार अभी इस पर स्टैंड अभी नहीं ली है, एक आध दो दिन में आएगा कुछ ना कुछ, बट चिंता तो है ही एटलीस्ट। ये तो हो गया समझौता। कतर वाला जो मुद्दा है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। दूसरे टॉपिक में आया हुआ है, मैं वहीं इसको यहीं पर लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इन चीजों का उल्लंघन हुआ। हमला क्यों किया था? हमला का कारण वो तो इजराइल बताएगा क्यों किया था। उसने बताया कि हमास के लीडर वहां पर चर्चा कर रहे थे। हमास के नेता थे वहां पर कतर में, प्लस आरोप लगाया है कि कतर फंडिंग करता है, फंडिंग एंड सपोर्ट। किसको? हमास को। हमास जान रहे हो आप लोग क्या है? हमास ये टेरर संगठन है, कहा जा रहा है, आतंकी संगठन मानता है। कौन? इजराइल एंड अमेरिका। फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसमें हमास की भूमिका है, इस वजह से हमला किया गया। अब ये जो हमला हुआ, तो हमले का जो परिणाम आपने देखा, दो चीजों के रूप में दिखा। एक तो तुरंत बैठक हुई और घटना की निंदा की गई। दूसरा क्या हुआ, यहाँ के जो अमीर हैं कतर का, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते, मुखिया होता है, अमीर बोलते हैं, ये गए हैं यात्रा पर। कहाँ? आईसीसी के चीफ से मिले। किससे? आईसीसी के मुखिया से मिले। आईसीसी क्या है? कहाँ मिले? पहले तो नीदरलैंड में। अब आपको यहां से समझना, पूरा स्टोरी शुरू करना है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसकी जो गठन हुआ था, एक संधि हुई थी, इसको बोलते हैं रोम संधि या रोम स्टैच्यूट बोला जाता है इंग्लिश में। कब हुई थी? 1998। इसके तहत इसकी स्थापना हुई। और स्थापित कब किया गया?
स्थापित किया गया 4 साल बाद 2002 में। कहाँ? द हेग। कहाँ है? नीदरलैंड। तो कतर के जो अमीर है वो यहीं पर मिलने गए थे, नीदरलैंड में, आईसीसी के चीफ से। क्यों? क्यों मिले? ताकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सके। इसको आपको समझना है एकदम कैसे। जैसे समझ लीजिए किसी ने अपने देश के अंदर कोई क्राइम करता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? तुरंत कोर्ट जाते हैं। तो वो ये वैसा ही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि क्या है। किस आधार पर सुनवाई करता है? किस आधार पर? मतलब कोई केस दर्ज करना है तो कौन से आधार होने चाहिए? एक है युद्ध अपराध, जिसके आधार पर ये कर सकता है। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, वार अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जीनोसाइड, नरसंहार। तो ये मुख्य हैं जिनके आधार पर कर सकता है ये कार्रवाई। अभी इजराइल पर कार्रवाई की गई थी, इजरायली पीएम पर। तो हुआ क्या? आईसीसी ने क्या किया था? अरेस्ट वारंट जारी किया था। अरेस्ट वारंट का मतलब होता है गिरफ्तारी का आदेश। इनके खिलाफ भी था और पुतिन के खिलाफ भी था। पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट। लेकिन अरेस्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी है उसके पास पुलिस नहीं है। आईसीसी, ये इसका ड्रॉबैक हो गया, आईसीसी के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। तो काम कैसे करता है? यह काम करता है सदस्य देशों की पुलिस फोर्स पर, सदस्य देशों की पुलिस पर निर्भर करता है, पुलिस से सहयोग लेता है। तो ये क्या है? आईसीसी है तो, लेकिन प्रभावी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ एक और चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सदस्य कितने हैं इसके? 120 से ज्यादा सदस्य हैं। और आपको पता हो कौन नहीं है इसका सदस्य, ये ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो हम खुद नहीं हैं, भारत भी नहीं है। भारत के पड़ोसी रूस और चीन प्लस अमेरिका, ये भी नहीं है। और संयोग की बात ये देखिए कि कतर भी नहीं है। तो इस तरह से ये कार्रवाई करता है। एक और चीज यहाँ पर, अगर सिक्योरिटी काउंसिल, एक तो यूएन का अंग नहीं है, ये बात याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। यूएन का जो अंग है वो उसको बोलते हैं आईसीजे। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे अंग है यूएन का। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीजे का जो मुख्यालय है वो उसी बिल्डिंग में है, द हेग में, सेम बिल्डिंग में है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ये याद रखेंगे।
लेकिन ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पर ये सुन सकता है, मामला सुन सकता है। तो ये हो गए 2-3 टॉपिक हमने इसी में मर्ज कर लिए एक साथ में। नेक्स्ट है एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है जिसका नाम है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इतनी ही जानकारी दी गई है। ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की एक खास बात क्या होती है, एक जुडिशियल मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर का मतलब एक होगा जज और होगा दूसरा एक्सपर्ट मेंबर। कोई भी ट्रिब्यूनल आप पढ़ेंगे तो यही है, उसका संरचना होती है। विशेषज्ञ होगा, जिस भी क्षेत्र का ट्रिब्यूनल होगा वहां का विशेषज्ञ उसमें होगा। तो ये ट्रिब्यूनल क्या होती है, ये क्वासी जुडिशियल होती है, अर्ध न्यायिक निकाय है। न्याय तो करती हैं लेकिन अर्ध न्यायिक है, प्रकृति इनकी अर्ध न्यायिक है। दूसरा, ये जो हमारी जुडिशरी होती है, रेगुलर जुडिशरी, ये उसका अंग नहीं है, ये उसका अंग नहीं होती है। रेगुलर जुडिशरी से क्या तात्पर्य है, हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है, त्रिस्तरीय है। न्यायपालिका त्रिस्तरीय है, मतलब ऐसा है, नीचे आता है लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, फिर इसके ऊपर है हाई कोर्ट और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हर केस यहाँ दर्ज होता है, फिर इसकी अपील यहाँ जाती है और इसकी अपील हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये हमारी जुडिशरी है। और चूंकि सब जुड़ा हुआ है देखने आपस में, इसी को बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो लक्षण देखते हैं भारत में तो ये है एकीकृत न्यायपालिका, प्लस एक होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी हमारी न्यायपालिका का लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है कार्यपालिका से। चलो ये पॉलिटिक एस्पेक्ट हो गए। तो ये जीएसटी जो भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो इसके पार्ट नहीं होते हैं, एटलीस्ट इनके खिलाफ आप यहीं आएंगे जजमेंट तक। नेक्स्ट क्या है, म्यूनिसिपल बॉन्ड को लेकर के आया है। आजकल खूब न्यूज में रहते हैं बॉन्ड। देखिए बॉन्ड जैसे ये है, इसके अलावा आपने बहुत सारे पढ़ेंगे। एक तो म्यूनिसिपल हो गया, आपने पढ़ा, फिर पढ़ेंगे आप ग्रीन बॉन्ड, फिर आप पढ़ेंगे मसाला बॉन्ड, और बहुत सारे मिलेंगे। बेसिकली क्या है, ये बॉन्ड होते हैं। अब बॉन्ड के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कोई बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड के तहत क्या होता है कि कोई कंपनी या कोई संस्था पैसा जुटाती है, धन जुटाती है, और इसको बोलते हैं ऋण। एक प्रकार से बॉन्ड से क्या होता है, ऋण का एक ऋण होता है बेसिकली। और जब आप लोन लेते हैं तो आपको लोन के बदले क्या देना पड़ता है, ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज की दर इसमें तय होती है। अब देखिए, ये बॉन्ड के जो लक्षण है ये सब में कॉमन हो जाएंगे। अब आपको फोकस क्या करना है, यहाँ पे। इससे क्या पता चल रहा है, कौन जारी करता है, जारी करता कौन है। देखिए बॉन्ड कंपनी भी जारी करती है, उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं।
जो कंपनी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशंस बोला जाता है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर जारीकर्ता कौन है? म्यूनिसिपल बॉडी। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे कि आपकी नगर पालिका होती है वो, तो इनके द्वारा जारी किया जाता है। अब जारी क्यों करेंगे, इनका उद्देश्य क्या होता है? क्यों का तात्पर्य यहाँ उद्देश्य है। स्वाभाविक सी बात है, म्यूनिसिपल बॉडी है, जारी करेगी तो शहरों का विकास करना, पैसा जो मिलेगा शहरों में अवसंरचना डेवलप करेंगे, जैसे आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना, वाटर मैनेजमेंट है, रोड साफ सफाई है, ये सब इसमें काम आता है इनके। तो ये पैसा यहाँ लगाते हैं, इससे इनको जो पैसा मिलेगा उससे वो भुगतान करेंगे ब्याज का। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है? वित्त जुटाने का, धन जुटाने का एक माध्यम है बेसिकली। किससे जुटाते हैं भाई? आम पब्लिक से, जो भी खरीदे। मसाला बॉन्ड की एक खास लक्षण क्या होता है? देखिए, कोई बॉन्ड जारी हुआ लक्षण तो यही होंगे। जब ये चीजें होती हैं, मसाला बॉन्ड क्या होता है? एक तो बॉन्ड के रूप में पहले तो बात ये कि आपको पेपर का टुकड़ा मिलता है, पीस ऑफ पेपर। ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको मिलेगी रसीद, जो भी है। डिपेंड करता है किस में जारी किए जाते हैं, मतलब बॉन्ड किस मुद्रा में जारी किया गया, रुपए में जारी किया गया, डॉलर में जारी किया गया। अब भारत में है तो स्वाभाविक सी बात है, जो है रुपए में जारी किए जाएंगे। लेकिन जब मसाला बॉन्ड की आती है तो ये रुपए में जारी नहीं होता है। खास बात यही है, ये विदेशी मुद्रा में जारी की जाते हैं, विदेशी मुद्रा। और कहाँ? विदेश में। बस इतना ही खास बात है, बाकी सब लक्षण मिलते जुलते हैं जो आपसे पूछा जाता है। एक न्यूज है चबाहार बंदरगाह को लेकर के। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले तो हमें ये पता हो कि है कहाँ पर। इसके लिए हमें मैप पता होना चाहिए। ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका अरब प्रायद्वीप, ये हो गया इंडिया। हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर ईरान है, तो यहीं पर स्थित है चबाहार बंदरगाह। और ये ऊपर का पोर्शन क्या है? ये ईरान का पोर्शन है। तो चबाहार बंदरगाह स्थित कहाँ है? ईरान में। और इस चबाहार बंदरगाह का जो विकास है वो कौन कर रहा है? विकास कर रहा है भारत। न्यूज में क्यों है? यूएसए द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। लगाने की बात क्या, घोषणा ही कर दी है। तो यहाँ पर जब भारतीय कंपनियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये है न्यूज। अब हमारे लिए यहाँ पर चबाहार को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्यों जरूरी है चबाहार बंदरगाह। भारत और चबाहार जरूरी इसलिए है चबाहार भारत के लिए कि चबाहार बंदरगाह के माध्यम से भारत कहाँ पहुंच सकता है? सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया प्लस अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा है हम लोगों को,
पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो पाकिस्तान रास्ता नहीं देगा तो हम सेंट्रल एशिया कैसे जाएंगे? एक तो प्रॉब्लम यही है। तो हम चबाहार बंदरगाह के माध्यम से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। और जब बंदरगाह का विकास हो जाएगा तो यह केंद्र है किसका? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। इसका विकास किया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत पहुंच जाएगा यूरोप। इसके माध्यम से भारत पहुंच जाएगा रूस तक। और इन दोनों ही चीजों से क्या बढ़ेगी? रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल इसलिए बोला जाता है कि एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया एक रीजन है, ठीक है। तो क्षेत्रीय संपर्क, संपर्क का मतलब क्या? रोड बन गया तो संपर्क बन अच्छा हो गया। क्षेत्रीय संपर्क में बढ़ोतरी होगी। और जब ये सब बढ़ोतरी होगी तो भारत से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। मतलब कहाँ से व्यापार? इन सभी देशों से। चाहे हमको यूरोप भेजें, रसिया भेजें, सेंट्रल एशिया भेजें। और जब व्यापार बढ़ता है तो किसी देश को क्या होता है? लाभ होता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, ऐसे ही आपको लिखने में आसानी होगी और इससे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। 3 तो ये हो गए। चौथा स्ट्रेटजिक जो है हमारे लिए, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक बंदरगाह है ग्वादर। तो ग्वादर बंदरगाह पर किसका कब्जा है? ग्वादर बंदरगाह पर चीन विकास कर रहा है। पर क्यों लिखना ग्वादर बंदरगाह का? चीन विकास कर रहा है। कैसे? ये अपनी योजना है इसकी BRI वाली, और उसका एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत इसका विकास कर रहा है। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने का भी काम करेगा ये बंदरगाह हमारा। चीन को प्रतिसंतुलित करेगा, पाकिस्तान को भी करेगा। ये 3-4 रीजन्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेशनल नेशनल NCST, ये इसने क्या किया? पैनल बनाया है। पैनल का मतलब होता है कमेटी। हमें उससे लेना देना कुछ खास नहीं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट। ये क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर SC और ST शेड्यूल्ड ट्राइब। ये क्या है? ये है संवैधानिक संस्था। तो संवैधानिक है तो कौन सा अनुच्छेद से गठित हुआ है? अनुच्छेद 338A के द्वारा गठित। इसकी जो शक्तियां, अगर इसके सदस्य संख्या देखते हैं पहले, बेहतर शब्द है संगठन। संगठन कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन में 5 सदस्यीय है ये। 5 सदस्यीय में एक होता है अध्यक्ष। एक अध्यक्ष के नीचे कौन होता है? उपाध्यक्ष। और 3 होते हैं सदस्य। ये हो गए 5। इसकी पावर्स जो होती हैं, एक पॉइंट में याद रखेंगे, इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है, ये तो भूलना ही नहीं है। जितने भी आयोग हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है, ठीक है, OBC का कमीशन है, इन सब को
सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां क्या होती हैं? मतलब किसी व्यक्ति को सम्मन करना, मतलब किसी को बुलाना, मतलब भारत के किसी भाग में कोई निवास कर रहा है तो उसको बुला सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट कहीं से मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाना, सुनवाई करना, डॉक्यूमेंट चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, किसी भी सरकारी ऑफिस में रखा है, कहीं भी है, ये करवा सकते हैं। ऐसी शक्तियां क्यों दी गई हैं? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित मामलों की जांच का अधिकार भी है। संबंधित मामलों की जांच का अधिकार है इसको। तो जो कमीशन जिसके लिए बना है उसके मामलों की जांच का अधिकार है। कुछ बातें बेसिक हैं। अब मामलों की जांच करना है तो शक्तियां तो चाहिए, तो ये शक्तियां इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां दे दी गई। यहाँ आपको जो नोट रखना है क्या, इसका जो अगर अनुशंसा करता है तो अनुशंसा बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। किसी मामले की जांच कर दी तो वह बाध्यकारी नहीं है किसी के लिए, सरकार के लिए। तो ये हो गया इसके बारे में। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, याद नहीं रखनी है, आपको देखना है क्या कि इसका गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जब यह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब से अलग हुआ था। ये आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट है महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्या रीजन है? देखिए बेसिकली क्या है, ये लोग किसान हैं। शुरू करते हैं किसान से। कहाँ के किसान है? महाराष्ट्र के किसान हैं जो उत्पादन करते हैं किसका? प्याज का। प्याज का उत्पादन का हब है महाराष्ट्र एंड एमपी। ठीक, प्याज का उत्पादन करते हैं। इस बार हुआ क्या, उत्पादन ज्यादा हो गया। और जब किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो सप्लाई डिमांड का रूल क्या कहता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। और जब कीमत कम हो गई, इतनी कम हो गई कि इनकी उत्पादन लागत से भी कम हो गया है। उत्पादन लागत से भी कम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मान लीजिए 1 क्विंटल बिक रहा है 2000 में, सपोज कर लीजिए, केजी में लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा। 1 kg 20 रुपए मिल रहा है, तो इनकी जो कास्ट आ रही है मान लीजिए तो 25 रुपए आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये लॉस में हो गया। ऐसे में कोई नहीं कर पाएगा। ये बेच रहे हैं, उत्पादन लागत से कम है, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको कुछ या तो पैसा दो, भुगतान करो। ये इतना रीजन है। अब इसमें हुआ क्या, उत्पादन तो जो किया इन लोगों ने किया ही। जब ये उत्पादन करते हैं तो इनसे सरकार खरीद लेती है। सरकार क्या करती है, खरीद लेती है। जिसको बोलते हैं सरकारी खरीद। वही एमएसपी वगैरह जारी करके अपना, प्याज तो एमएसपी में नहीं है लेकिन सरकारी खरीद होती है। करता कौन है इनका? 2 संगठन इन्होंने बना रखे हैं। नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दो लोग खरीदते हैं प्याज।
सरकारी संस्थाएं हैं और प्याज खरीदते हैं तो बफर स्टॉक बना लेते हैं। बफर स्टॉक कुछ नहीं होता है, आपातकाल के लिए स्टोर करके सामान रखना, उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। अब हुआ क्या, हल्का सा प्राइस बढ़ा प्याज का तो किसानों को लाभ होना शुरू हुआ, और जब किसानों को लाभ होना शुरू किया तो बफर में जो प्याज रखा हुआ था उसको रिलीज कर दिया गया, प्याज को रिलीज कर दिया गया। रिलीज कर दिया गया मतलब मार्केट में बेचा जाने लगा सस्ते दाम पर। अब इससे क्या हुआ, कीमत और कम हो गई जो मार्केट में था, इससे किसान और नाराज हो गए। अब ये जो यहाँ करती है सरकार, यहाँ पर खरीद, इसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया हुआ है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इसी का पैसा इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, जो प्याज है या कोई वस्तु है उसको स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। कारण क्या होता है, कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि प्याज और आलू की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उसी के लिए ये फंड बनाया गया था, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो। और जब कीमत बढ़ जाती है प्याज की या किसी की भी, जैसे पोटैटो है या आलू है, तो इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ गई है। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो दिक्कत होती है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो ये लोग विरोध कर रहे हैं। थैंक यू।